आखिरी बार जब इंसानों ने चांद पर कदम रखा था वो समय था दिसंबर 1972 को, जो कि 50 साल से भी ज़्यादा पहले की बात है। और जैसे ही कोल्ड वॉर की टेंशन्स खत्म हुई और यूएसएसआर भी खत्म होने लगी, सरकार जो थी पूरी दुनिया की, उन्होंने फंडिंग को काटना शुरू कर दिया स्पेस प्रोजेक्ट्स के लिए और उन्हें ख़त्म करना शुरू कर दिया। रिसेंटली हालांकि हमने प्राइवेट स्पेस कंपनीज का अपराइज देखा, जिसकी वजह से हालांकि कॉम्पिटिटिव स्पेस इन्वायरमेंट तो बन गया उनकी वजह से, साथ ही साथ उन्होंने गवर्नमेंट के स्पेस जायंट्स को भी ख़त्म करके रख दिया। तो ये नए मोमेंटम के साथ ही चलिए देख लेते हैं हर स्पेस अचीवमेंट जो कि आने वाले 100 सालों के अंदर होने वाला है। शुरुआत करते हैं 2021 से। चाइना ने पहले अपना टीएनए मॉड्यूल को 29 अप्रैल को लॉन्च कर दिया और ये पहला मॉड्यूल है जो कि चाइना ने लॉन्च किया अपने अपकमिंग टियांगोंग स्पेस स्टेशन के लिए। और जुलाई में जेफ बेजोस और उनके भाई सक्सेसफुली कुछ मिनट्स बिताएंगे स्पेस में और रिलायबिलिटी दिखाएंगे न्यू शेपर्ड की। और सक्सेसफुल मिशन के बावजूद बहुत सारे लोग ये चीज़ कहेंगे कि ब्लू ओरिजिन को कितना समय लग गया स्पेस में पहुंचने के लिए। और साल के अंत तक हम स्पेस एक्स और एक्सियोम को पहला क्रूड मिशन कंप्लीट होता हुआ देखेंगे आईएसएस तक, प्राइवेट एस्ट्रोनॉट्स को जो वहाँ पे भेजेंगे। और उसके बाद हम रशिया को भी लॉन्च करते हुए देखेंगे उनके लूनर लैंडर जिसका नाम है लूना 25 को इस साल के अंत तक। और इसी बीच बोइंग फाइनली अपने क्रू स्टार लाइनर कैप्सूल को आईएसएस के साथ डॉक कर देगा और इसी के वजह से वो क्रूड मिशन कंप्लीट कर लेंगे 2022 की शुरुआत में। और 2022 की शुरुआत करें तो नासा सक्सेसफुली कंप्लीट कर लेगा ड्राई रन चांद तक आर्टेमिस 1 के साथ। ये मिशन नासा को वापस से इंसानों को चांद पे ले जाने में मदद करेगा 2024 तक। और नासा नहीं होगा अकेला जो कि टेस्ट करेगा इसमें, स्पेसएक्स भी अपना पहला सक्सेसफुल ऑर्बिटर लॉन्च कंप्लीट करेगा स्टारशिप के साथ 2022 के फर्स्ट हाफ में। वहीं पे ब्लू ओरिजिन और वर्जिन गैलेक्टिक फाइनली रियल मिशंस पे जाने वाले आफ्टर डेकेड्स ऑफ टेस्टिंग। दोनों कंपनी फियर्सली कम्पीट करेंगे कि पहले टूरिस्ट को स्पेस में भेजा जाए, मगर अनफॉर्चुनेटली उन दोनों को ये भूलना होगा कि स्पेस एक्स जो है बेसिकली उन्होंने पहले ही 2021 में इस काम को कर लिया है। एनीवे सेकेंड हाफ ऑफ 2022 में कोरिया भी अपना कोरियन पाथफाइंडर लूनर ऑर्बिटर लॉन्च करेगा और नासा भी एस्ट्रोनॉट्स को बोइंग स्टार लाइनर कैप्सूल से लॉन्च करेगा, मगर इस चीज़ को इतनी फैनफेयर नहीं मिलेगी। इसके बाद नासा का डार्ट स्पेस प्रोब भी है, एस्ट्रॉयड में क्रैश कर जाएगा डिडीमॉस में, ताकि वो काइनेटिक इफेक्ट्स दिखा सके एस्ट्रॉयड में क्रैश करने का। इसी के साथ साथ हम इसकी वजह से समझ पाएंगे किस तरह से रीडायरेक्ट करेगा एस्ट्रॉयड को जो कि हमारी पृथ्वी की तरफ आ रहा है। और इन द मीन टाइम इंडिया भी सक्सेसफुली कंप्लीट कर लेगा पहले क्रूड स्पेस लॉन्च को। और यूरोपियन स्पेस एजेंसी भी इस साल अपना जुपिटर आईसी मून्स एक्सप्लोरर को लॉन्च करेगी जो कि ऑब्वियसली जुपिटर के आईसी मून्स को एक्सप्लोर करेगा। अब 2023 की तरफ बढ़ते हैं। स्पेसएक्स अपना पहला ऑर्बिटल स्टारशिप लॉन्च कंप्लीट कर लेगा पेलोड के साथ और ये सक्सेस जो है इसकी वजह से थाउजेंड्स ऑफ स्टारलिंक सैटेलाइट्स भी ऑर्बिट में लेके आएंगे वो अगले कुछ सालों में। और नासा इसके बाद साइकिल लॉन्च करेगा जो कि एक मेटेलिक एस्ट्रॉयड में ट्रैवल करेगा अगले कुछ सालों तक। और अब बात करें एस्ट्रॉयड्स की, नासा का ओसाइरिस रेक्स स्पेस प्रोब भी वापस से एस्ट्रॉयड बेन्यू के सैंपल्स वापस लेके आएगा। और नासा के पास काफ़ी अच्छा इवेंटफुल ईयर होने वाला है क्योंकि अपना वाइपर रोवर भी लॉन्च करेंगे वो चांद पे, मगर अनफॉर्चुनेटली उनका हाईली एंटिसिपेटेड आर्टेमिस 2 मिशन जो है वो 2024 तक चला जाएगा। और जेफ बेजोस भी दुनिया को सरप्राइज कर देंगे अपने न्यू ग्लेन रॉकेट को लॉन्च करके जो कि 45 मेट्रिक टन को लो अर्थ ऑर्बिट में ले जाने के कैपेबल होगा। स्पेसएक्स हालांकि काफ़ी ज़्यादा आगे होगा ब्लू ओरिजिन के, मगर लोग ब्लू ओरिजिन को भी ज़्यादा सीरियसली लेने लगेंगे और वो अपनी नंबर 2 की पोजीशन सिक्योर कर लेंगे। और 2024 की शुरुआत करें तो नासा आर्टेमिस 2 को एम्बार्क करेगा जो कि क्रूड फ्लाईबाय करेगा चांद का। इसकी वजह से गेट खोल देगा ये इंसानों को चांद पे भेजने का। लेकिन स्पेसएक्स भी क्विकली फॉलो अप कर लेगा नासा को और अपना खुद का फ्लाईबाय कर लेगा चांद का अपने डियर मून प्रोजेक्ट से। और वहीं पे दुनिया की दूसरी तरफ रशिया का काजाचोक लैंडर और ईएसए का रोजालिंड फ्रैंकलिन रोवर जो है मार्स पे लैंड करेगा और एलियंस की तलाश करेंगे। ईएसए भी अपना स्पेसक्राफ्ट हीरा लॉन्च करेगा जो कि डैमेज को देखेगा कितना नासा के डार्ट प्रोब ने किया है जो कि एस्ट्रॉयड डिडीमॉस से टकराया था। इन द मीन टाइम जापान भी अपना मार्शियन मून एक्सप्लोरेशन मिशन कंप्लीट करेगा और इंडिया भी शुक्रियान 1 को वीनस पे भेजेगा। जेफ बेजोस भी फाइनली लॉन्च करेंगे प्रोजेक्ट काइपर को जो कि बेसिकली उनका वर्जन है स्टारलिंक का। और 2025 की बात करें तो हम ज़्यादा इस साल होते हुए नहीं देखेंगे क्योंकि ज़्यादातर हम अगले बड़े मेजर मिशन को इंतज़ार करते हुए बिता देंगे। स्पेसएक्स और नासा दोनों प्रॉमिस कर रहे हैं कि लोगों को चांद पे 2024 से पहुंचा देंगे, मगर अनफॉर्चुनेटली दोनों ही मिशन जो है वो डिलेड होते रहेंगे और 2025 हम इन माइलस्टोन का इंतज़ार करते हुए बिता देंगे। जो 2 मोस्ट सिग्निफिकेंट मिशन होने वाले हैं 2025 में वो होगा नासा का सोलर क्रूजर मिशन जो कि सूरज को स्टडी करेगा और यूरोप और जापान का बेपी कोलंबस सैटेलाइट्स जो कि मरकुरी पे अराइव करेंगे। अब
2026 में बढ़ते हैं। ये मैसिव ईयर होने वाला है इन टर्म्स ऑफ स्पेस एक्सप्लोरेशन। जो पहला हाफ होगा 2026 का, नासा इसमें आर्टेमिस 3 को कंप्लीट करेगा, जिसमें सक्सेसफुली लोग चांद पे पहुंचेंगे 50 सालों के बाद। आर्टेमिस 3 एक एक्सट्रीमली इनएफिशिएंट मेथड होगा चांद पे ट्रैवल करने का, क्योंकि स्पेस लॉन्च सिस्टम जो है वो बिलियंस पर लॉन्च कॉस्ट करेगा। नंदलेस एसएलएस जो है वो चांद पे पहुंचेगा, क्योंकि नासा ने पहले ही बहुत सारे रिसोर्सेज प्रोजेक्ट्स में लगा दिए, तो वो क्विट नहीं कर सकते। और सेकंड हाफ ऑफ 2026 में हालांकि स्पेसएक्स जो है वो दुनिया को दिखाएगा किस तरह से क्रूड मिशन जो है वो असलियत में किया जाना चाहिए स्टारशिप के साथ, और ये ऑफिशियली ब्रेक कर देगा 50 साल के स्टैग्नेशन को, और रेस जो है वो मंगल ग्रह की शुरू हो जाएगी। और 2026 से 2030 के बीच दोनों नासा और स्पेसएक्स जो है वो रेगुलर ट्रिप्स करना शुरू कर देंगे चांद तक। नासा जो है वो आउटराइट रिटायर तो नहीं करेगा एसएलएस को, मगर वो ज़्यादा से ज़्यादा स्टारशिप पर रिलाय करेंगे। और स्पेसएक्स की बात करें तो ज़्यादातर स्टारलिंक के कॉन्स्टेलेशन जो है वो कंप्लीट कर चुके होंगे स्पेसएक्स वाले, और इसी की वजह से उन्हें कम से कम फोकस करना पड़ेगा लूनर मिशन में, क्योंकि स्टारशिप अपनी रिलायबिलिटी को प्रूव कर चुका होगा। स्पेसएक्स का मेन फोकस उसके बाद होगा किस तरह से स्टारशिप को मार्स पे पहुंचाया जाए। मीनवाइल चाइना, रशिया, इंडिया और ब्लू ओरिजिन जो है वो अपने लूनर प्रोग्राम्स को हाई गियर में डालेंगे, क्योंकि वो दूसरा देश बनना चाहेंगे या कंपनी बनना चाहेंगे जिसने लोगों को चांद पे भेजा है। और 2030 तक नासा अपना कंस्ट्रक्शन शुरू कर देगा परमानेंट लूनर बेस का स्टारशिप्स के साथ, और स्पेसएक्स भी नासा की मदद करेगा मटेरियल्स और क्रूज को चांद पे भेजने के लिए। मगर स्पेसएक्स खुद ज़्यादा इतने इन्वॉल्व नहीं होंगे कंस्ट्रक्शन में बेस के, और नासा अपना शिफ्ट करेगा फोकस चांद से। हम ये देखेंगे कि कंप्लीटली ओपन अप करेंगे वो आईएसएस को पब्लिक के लिए, इससे पहले कि वो रिटायर हो जाए उस दशक के आखिर तक। इन द मीन टाइम कंपनीज जैसे एक्सियोम हो गई, वो खुद के स्पेस स्टेशन को लॉन्च करेंगे, और स्पेस स्टेशन रशिया, चाइना वो भी पहले से सर्विस में होंगे। और फर्स्ट हाफ ऑफ दिस डेकेड में स्पेसएक्स अपने पहले सक्सेसफुल कार्गो मिशन को कंप्लीट कर लेंगे मार्स पे। स्पेस एंथुसियास्ट जो है वो ईगरली वेट करेंगे स्पेसएक्स का कि क्रूड स्टारशिप लॉन्च को करे मार्स में सेकंड हाफ ऑफ द डेकेड में, मगर क्रूड मिशन जो है वो डिले होते रहेंगे अनफोर्सीन रीजंस की वजह से। वहीं पे हम 10 साल का मार्क पूरा होते हुए देखेंगे जेफ बेजोस का, जिससे कि वो अमेजोन से हटके पूरा ब्लू ओरिजिन में फोकस कर रहे हैं। और अराउंड दिस टाइम ब्लू ओरिजिन जो है वो सक्सेसफुली न्यू ग्लेन को इंसानों को चांद पर भेजने में इस्तेमाल कर लेगा, और चाइना जो है वो भी लोगों को चांद पर पहुंचा देगा फर्स्ट हाफ ऑफ 2030s में। उसके बाद इंडिया, रशिया क्लोजली फॉलो करेंगे, जिसमें वो भी चांद पे लोगों को भेजेंगे सेकंड हाफ ऑफ 2030s में। अब 2040 तक बढ़े तो सबसे बड़ा इवेंट होने वाला है उस डेकेड का, वो होगा स्पेसएक्स लोगों को मार्स पे लैंड करवाएगा। पहले तो स्पेसएक्स छोटा स्मॉल करेगा और लॉन्च करेगा कुछ ही मिशंस को एक साथ, मगर जैसे कि एंड ऑफ डेकेड आएगा स्पेसएक्स जो है डजन्स ऑफ मिशंस को एक साथ लॉन्च करेगा। और उस डेकेड में स्पेसएक्स जो है वो बेसिक लाइफ सपोर्ट और परमानेंट बेस जो है मार्स पे शुरू कर लेगा, और नासा भी स्टारशिप का इस्तेमाल करके खुद के एस्ट्रोनॉट्स को मार्स पे भेजेंगे, मगर उनका फोकस ज़्यादातर रिसर्च पे होगा बजाय कि मल्टीप्लैनेटरी बनाया जाए ह्यूमंस को। और ब्लू ओरिजिन की बात करें तो वो लाइमलाइट से फेड आउट कर जाएंगे, क्योंकि उनका ज़्यादातर फोकस यूटिलिटेरियन प्रोडक्ट्स में होगा, जैसे कि एनर्जी प्रोडक्शन और मैन्युफैक्चरिंग स्पेस में और चांद पे। और एक नोटेबल इवेंट जो कि होने वाला है वो है कि जेफ बेजोस जो है वो मून की ट्रिप पे जाएंगे उस समय। और आगे बढ़ते हैं 2050 से 70 के बीच में, ये अगला गोल्डन एज होने वाला है स्पेस ट्रैवल के लिए। चाइना और इंडिया सक्सेसफुली लोगों को मार्स पे पहुंचा देंगे 2050 तक, और वो जॉइंट एफर्ट में लग जाएंगे रेड प्लैनेट को कॉलोनाइज करने के लिए। वहीं पे स्पेसएक्स और ब्लू ओरिजिन सॉलिडिफाई करेंगे अपनी लेगेसीज को, क्योंकि बोथ एलॉन मस्क और जेफ बेजोस सैडली दुनिया को छोड़ देंगे। स्पेसएक्स जो है वो काम करने में मदद करेगा ट्रांसफॉर्म करने की अपनी परमानेंट बेस को छोटी सस्टेनेबल शहर बनाने के लिए, जहाँ पे कुछ हज़ार लोग रहें। और एलॉन मस्क जो है वो भी मार्स को विजिट करेंगे पहली बार, और उस पॉइंट पे स्टारशिप जो है वो ऑलमोस्ट 30 साल पुराना हो चुका होगा। हालांकि फिर भी सुपर रिलायबल और कॉस्ट इफेक्टिव होगा, जो टेक्नोलॉजी की एडवांसमेंट है उसकी वजह से और भी अच्छे रॉकेट्स बन पाएंगे तब। तो एज अ रिजल्ट स्पेसएक्स जो है वो अपने लास्ट बेहीमत रॉकेट पे काम करेगा, जो कि स्टारशिप को भी छोटा दिखाएगा, और वो एलॉन का फाइनल कंट्रीब्यूशन होगा स्पेस कम्युनिटी में। और ब्लू ओरिजिन की बात करें तो जेफ बेजोस भी अपना कंस्ट्रक्शन कंप्लीट कर लेंगे कुछ लेविश मगर सस्टेनेबल स्पेस और लूनर बेसिस की, और ये उनके फाइनल लेगेसी होने वाली है। और नासा की बात करें तो उन्होंने भी रिसर्च बेस बना लिया होगा मार्स में, मगर उनका फोकस जो है वो इतना कॉन्सेंट्रेटेड नहीं होगा। नासा लोगों को वापस से दूसरे प्लैनेट्स और मून पे भेजना शुरू कर देगा स्टारशिप की मदद से, जितना जल्दी हो सके किसी तरह से, जैसे कि उन्होंने हर प्लेनेट पे प्रोब भेजा था 1970s से 80s के बीच में। और 2070 से 2100 के बीच में जो एक्साइटमेंट रिसर्च और एक्सप्लोरेशन है सोलर सिस्टम का, वो कम हो जाएगा, क्योंकि नासा, चाइना और इंडिया जो है वो उन्होंने इंसानों को हर प्लेनेट और मून पे भेज दिया होगा। हाउएवर एक नई अर्ज फायर अप करेगी जो है अर्ज टू कमर्शलाइज। हालांकि ये सारी टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट की वजह से जो कॉस्ट ऑफ रॉकेट ट्रेवल है वो बहुत ज़्यादा कम हो जाएगा कि आम इंसान भी उसे इस्तेमाल कर सके। अभी तक काफ़ी अमीर लोग जो है वो ट्रैवल कर रहे थे रॉकेट से दशकों से इस पॉइंट पर, मगर इस पॉइंट पर क्या होगा कि जो आम इंसान है वो भी एक्सपीरियंस कर पाएगा स्पेस को।
हम अफोर्डेबल स्पेस होटल, स्पेस रेस्टोरेंट्स, स्पेस वॉक्स, लूनर ट्रिप्स और रैपिड पॉइंट टू पॉइंट ट्रैवल को होता हुआ देखेंगे। इस टाइम पीरियड के दौरान बहुत सारी कंपनीज जो है वो लेवरेज करेंगी रॉकेट से, ताकि वो एस्ट्रॉइड्स को माइन कर सके और बहुत सारी स्पेस प्रोजेक्ट्स को कर सके जिनके बारे में हमें आज पता भी नहीं है। जो मार्स का टूरिज्म होगा वो लिमिटेड होगा अभी भी, क्योंकि लिमिटेड इंफ्रास्ट्रक्चर होगा मार्स पे। हाउएवर, अगर आप एक वन वे ट्रिप की टिकट देख रहे हो मार्स पे कोऑर्डिनेशन इफेक्ट को पाने के लिए, तो आपको टिकट मिल ही जाएगी। वो इतना ज़्यादा इंजॉयबल तो नहीं होगी ट्रिप, क्योंकि ये ऐसा ही होगा कि तीर्थयात्री अमेरिका में सेटल हो रहे हैं। और जब ये इंडस्ट्रीज पिकअप करेंगी तो जो कोर एक्साइटमेंट होगा फर्दर स्पेस एक्सप्लोरेशन का वो कम होता जाएगा। प्राइवेट लीडर्स जैसे स्पेस एक्स और ब्लू ओरिजिन जो है वो ऑटो पायलट मोड पे चले जाएंगे। वो कंप्लीट टास्क करेंगे जो कि उनके फाउंडर्स ने एनविजन किया था। नासा की फंडिंग भी कम हो जाएगी, क्योंकि वो अपने रिसर्च को वही करेंगे उन्हीं प्लैनेट्स पे और मून्स पे जो वो पहले से विजिट कर चुके हैं। 2100 से 2120 के बीच जो पब्लिक का इंटरेस्ट है स्पेस में वो कम होने लगेगा वापस से, और इस पॉइंट पे जो आम इंसान है उसे एक्सेस मिल जाएगा स्पेस का, मून का, मार्स का, डेकेड से। और वेकेशन लेना मून में सिमिलर होगा कि वेकेशन आप ले रहे हो यूरोप या सिंगापुर में आज। हालांकि लोग अभी भी हाईली अप्रिशिएट करेंगे स्पेस टेक्नोलॉजी को, बहुत कम जो है समय होगा नेक्स्ट स्टेप में जाने के लिए। और वहीं पे हम एक विजनरी स्टेप अप जो है वो प्लेट में आता हुआ देखेंगे 2121 में, जो कि एक टेराफॉर्मिंग मार्स बनाने में लेके जाएगा। और ये साइकिल वापस से रिपीट होगी वापस से। क्या आप लोगों को लगता है कि इसी तरह से सारी चीज़ें होने वाली है? कमेंट करके ज़रूर बताना। साथ साथ इस वीडियो को लाइक कीजिएगा अगर आप इंतजार नहीं कर रहे हो अगला स्पेस बूम हो वो जल्दी से हो जाए। साथ साथ हमारे डिस्कॉर्ड कम्युनिटी को ज्वाइन कीजिएगा फ्यूचर वीडियो आइडियाज़ देने के लिए, और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा बाकी क्वेश्चंस लॉजिकली आंसर देखने के लिए। मैं था चिरंजीव, मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में।